Hello students, welcome to Rikshan Solitech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the second part of your 7th science chapter, which name is environment. Student, जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग का साइंस बुक का चैप्टर नंबर कौन सा, चैप्टर नंबर 7 जो है वो रनिंग पे है, जिसका नाम है इन्वायरमेंट। और इस चैप्टर का हम लोग एक पार्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमको उस पहले पार्ट को पढ़ने के बाद हमको इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करना है। तो पहले आपको हम ये बताएंगे कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें, जिससे आपको एक शॉर्ट रिव्यू मिल जाए कि हम लोग क्या पढ़ के आए हैं और क्या हमको इस पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पार्ट 1 के बारे में चर्चा करें। तो जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 में सबसे पहले हम लोग, आपको याद होगा, सबसे पहले हम लोग पढ़े थे इन्वायरमेंट के इंट्रोडक्शन को। ठीक है, इन्वायरमेंट के इंट्रोडक्शन को पढ़े थे कि हमारा इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे हम इन्वायरमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पॉल्यूशन को, कि पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, और पॉल्यूशन को पढ़ने के बाद उसमें इसके टाइप्स को भी हम लोग पढ़े। ठीक है, पॉल्यूशन को पढ़ने के बाद इसमें इसके टाइप्स को भी पढ़े थे, जिसमें सबसे पहला था हमारा कौन सा, एयर पॉल्यूशन। सबसे पहला कौन था, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के बाद सेकंड नंबर पे था वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। और वाटर पॉल्यूशन के बाद थर्ड नंबर पे कौन था, सॉइल पॉल्यूशन। लेकिन फर्स्ट पार्ट में अगर आपको याद होगा तो बता दें कि एयर पोल्यूशन और इसके इफेक्ट्स को भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, फिर हम लोग वाटर पोल्यूशन और उसके इफेक्ट्स को भी पढ़े थे। अब सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट्स को हम लोग पार्ट 1 में नहीं पढ़े थे। तो ये तो पार्ट 1 का था। अब जो पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉइज पोल्यूशन या साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। फिर इसमें हम लोग नॉइज पोल्यूशन के इफेक्ट्स को चेक करेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग वेस्ट क्या होता है, और इस वेस्ट के टाइप जो है वो कितने होते हैं। टाइप से हम लोग 2 तरह के वेस्ट को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और दूसरा पढ़ेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये 2 तरह के हम लोग को वेस्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन में, जिसमें हम लोग तरह तरह की मेथड्स को अप्लाई करके, तरह तरह के एक्टिविटीज को, पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, और ये डिफरेंट पॉल्यूशन जो हो रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारा सॉइल पॉल्यूट हो रहा है, एयर पॉल्यूट हो रहा है, वाटर पॉल्यूट हो रहा है, उसको किस प्रकार से हम कम करेंगे, इसके बारे में समझने का प्रयास करें। आइए, तो हम लोग का जो पार्ट 1 में छूटा था कि सॉइल पोल्यूशन तो पढ़ लिए थे, लेकिन ये सॉइल पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सॉइल पोल्यूशन जो है ये पूरी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से हमारे प्लांट्स पे, हमारे फसलों पे क्या करता है, इफेक्ट करता है, और इनकी ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है, ग्रोथ को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये सॉइल पोल्यूशन जो है वो भोजन की प्रोडक्टिविटी, यानी फूड की प्रोडक्टिविटी, यानी फूड के बनने का, किसके, प्लांट से। ठीक है, ये क्या करता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और ये जो हार्मफुल केमिकल्स हमारे खेत में उपजने वाले फूड के द्वारा, अनाज के द्वारा हमारे खाने तक लाए जाते हैं। अगर हमारे खेत में पॉल्यूशन है, अगर केमिकल से, तो वहां से जो उपजी हुई अनाज होगी, वो अनाज आपके लिए शुद्ध नहीं होगी। उस अनाज में आपके पॉइजन का मात्रा है, उस अनाज में आपके पॉल्यूटेंट्स का मात्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो आपका सॉइल पोल्यूशन है, ये आपके वाटर पोल्यूशन को भी लीड करता है। कैसे, जब आपका रेन वाटर आता है, यानी जब बारिश होती है, तो रेन वाटर क्या करता है, हमारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को क्या करता है, बहा के और हमारे वाटर के डिफरेंट सोर्सेज में लेके चला जाता है। तो जमीन पे जो हमारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिसके चलते हमारे सॉइल पोल्यूशन है, और बारिश आएगा तो वही आपके सॉइल के ऊपर से जो पानी होगा वो बहते हुए आसपास के आपके वाटर बॉडीज में जाएगा, और जब बहते हुए आसपास के वाटर बॉडीज में जाएगा तो आपके डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स को लेते हुए जाएगा, और वहां पे हमारे वाटर को भी क्या करेगा, पॉल्यूट करने का काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमको जानना है नॉइज पोल्यूशन की। नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, तो नॉइज यानी कि शोर। ठीक है, नॉइज का मतलब क्या होता है, शोर। तो शोर को कैसे डिफाइन करोगे,
तो ऐसा कोई भी साउंड जो आपके कानों को अच्छी नहीं लग रही है, अनवांटेड हो, जिससे आपको चिड़चिड़ापन हो रहा हो, इरिटेट हो रहे हो आप, उसको हम क्या कहेंगे? नॉइज कहेंगे। आजकल के दिन में जो पीपुल है बहुत ही ज्यादा तरीके से नॉइज को क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे आपके लाउड म्यूजिक में गाना सुनते हैं, लाउड म्यूजिक में भाषण देते हैं, ठीक है, पार्टीज में, फंक्शन में डीजे बजाते हैं, जिसका उतना कोई खास यूज नहीं है, थोड़ा धीरे बजा के भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लार्ज म्यूजिक में, ज्यादा तेज म्यूजिक में वो डीजे बजाएंगे, गाना बजाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अननेसेसरीली यानी कि बिना जरूरत का हॉर्न मारते रहते हैं, रोड पे निकल जाओ पी पे पे पे, कोई जरूरत ही नहीं है, आगे जाम लगा हुआ है तब भी पीछे से आपके हॉर्न मारते रहे, बेवकूफ लोग क्या करोगे? नॉइज पोल्यूशन है, वो सब क्या होगा? नॉइज पोल्यूशन। साथ ही साथ जो आपके लाउड साउंड स्पीकर्स के द्वारा यानी कि जो माइक चूंगा होता है उसके द्वारा जो आपके लाउड साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है रिलीजियस प्लेसेस पे, जैसे मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, इन सब जगहों पे आपके जो लाउड साउंड के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो भी आपका एक तरह का क्या है? नॉइज पोल्यूशन है, ठीक है। व्हीकल्स के द्वारा, गाड़ियों के शोर शराबे के द्वारा, इनके द्वारा जो पोल्यूशन निकलता है वो भी आपका नॉइज पोल्यूशन में है। और फैक्ट्रीज में भी आपका क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है। फैक्ट्रीज में से भी अभी अब बहुत ही खतरनाक यानी बहुत ही लाउड आवाज आती है, साउंड आती है, जिससे आपका नॉइज पोल्यूशन होता है। अब इस नॉइज पोल्यूशन का क्या इफेक्ट्स होता है, क्या असर होता है, इस पे हमको जानना है। तो देखिए, नॉइज पोल्यूशन से सबसे पहला इफेक्ट तो ये है कि जो पीपुल हैं अगर ये बहुत ही हेवी नॉइज के बीच में रहते हैं तो वो अपने सुनने की शक्ति को भी खो सकते हैं, वो अपने हियरिंग एबिलिटीज को भी क्या कर सकते हैं? खो सकते हैं, ठीक है। नॉइज लेवल अगर आपको मेजर करना है तो नॉइज का लेवल जो है वो हम लोग डीबी यानी डेसिबल में करते हैं। तो लाउड नॉइज जो होता है उसका जो डेसिबल होता है वो हायर होता है और आपके लो और सॉफ्ट आवाज का डेसिबल जो होता है वो कम होता है। साउंड्स लाउडर देन 80 डेसिबल्स आर कंसीडर्ड पोटेंशियली डेंजरस फॉर ह्यूमन ईयर्स। 80 डेसिबल, 80 डेसिबल के ऊपर का जो साउंड होता है वो आपके हमारे ह्यूमन ईयर के लिए खतरनाक होता है, हमारे ह्यूमन ईयर के लिए वो क्या होता है? आपका डेंजरस होता है, ठीक है। दे कैन आल्सो कॉज नर्वस डिसऑर्डर। और कैसे खतरनाक होता है? तो हमारे ह्यूमन ईयर के लिए तो खतरनाक है ही, हमारे ह्यूमन ईयर के अंदर आपका एक पतला सा मेम्ब्रेन लगा है, ठीक है, मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग कान का पर्दा कहते हैं। अगर उस पर बहुत ही हेवी साउंड प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो मेम्ब्रेन फट भी सकता है, ठीक है। तो हमारे ह्यूमन ईयर के लिए तो ये खतरनाक है ही, हेवी साउंड हमारे ह्यूमन ईयर के लिए तो डेंजरस है ही। साथ ही साथ जो हमारा ह्यूमन डिसऑर्डर है इसके लिए भी क्या है? बहुत ज्यादा डेंजरस है। कैसे? क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे नर्व को ये क्या करता है? आपका डैमेज करता है, ठीक है। The safe intensity level of the sound are prescribed by the WHO is 45 decibels। यानी कि जो WHO है यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो किसी भी तरह के बीमारी से रिलेटेड जानकारी हमारे पूरे वर्ल्ड में निकालती है, तो ये WHO जो है इसके रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग के कानों में जो सेफ आपका यूनिट का साउंड है, सेफ अमाउंट का साउंड है, जिसके सुनने से आपके नर्वस ईयर सब सेफ रहेंगे, वो कितना है? तो वो है आपका 45 dB यानी कि 45 डेसिबल। और जिससे आपके कान को खतरा हो सकता है, आपका कान उतना तेज आवाज को नहीं सुन सकता है, वो है आपका मोर देन 80 डेसिबल, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आके हम लोग का सॉइल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन दोनों चीज क्या हुआ? खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे वेस्ट के बारे में कि वेस्ट क्या होता है और इस वेस्ट के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए, तो जितने भी थिंग्स हमारे यूज के नहीं है, जिसको हम क्या करते हैं? अपने पास से हटा के इसको फेंक देते हैं, चाहे रूम से बाहर फेंके, घर से बाहर फेंके, सोसाइटी से बाहर फेंके, तो कहीं फेंक देते हैं, तो वही फेंका हुआ जो अनयूज आपका जो चीज है, थिंग्स या मटेरियल्स है, उसी को हम क्या कहते हैं? वेस्ट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वेस्ट। अब ये वेस्ट क्या क्या हो सकता है? वेस्ट आपके घरों का सब्जी हो सकता है, उसका आपका पील्स हो सकता है, ठीक है। वेस्ट आपके फलों के छिलके हो सकते हैं, वेस्ट आपका प्लास्टिक का रैपर हो सकता है, वेस्ट प्लास्टिक बैग हो सकता है, ठीक है। वेस्ट जो है वो छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाता है। एक छोटे से घर से भी कचरा निकलता है, एक बड़े से घर से भी, और एक फैक्ट्री से, एक इंडस्ट्री, एक स्कूल, हॉस्पिटल, हर एक जगह से कचरा निकलता है। तो कोई भी ऐसा आपका शेल्टर नहीं है जहां लोग रहते हो और वहां से कचरा ना निकलता हो, वेस्ट ना निकलता हो, ठीक है। तो वेस्ट जो है वो हर एक जगह से, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रीज हो या कंस्ट्रक्शन साइट हो, हर एक जगह से जो आपका वेस्ट है उसका प्रोडक्शन होना ही होना है।
वेस्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं वन बाय वन हम लोग कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आप उस तरह के वेस्ट मटेरियल्स को कहते हो जो माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता हो हमारे सॉइल में, और माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज करके उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया जाता हो और हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर दिया जाता हो। इसी वेस्ट को हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। अब ये जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ये माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा क्या होते हैं, आपके ब्रेक किए जाते हैं किसमें, हार्मफुल सब्सटेंसेस माइक्रोब्स एंड देन गेट मिक्स्ड विद द सॉइल। तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है इसको तोड़ के और इसको सॉइल में मिक्स करके और सॉइल के ह्यूमस को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, तो इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे माइक्रोब्स के लिए अच्छा है, हमारे सॉइल के लिए अच्छा है, जिनके डिकम्पोजिशन के बाद हमारे सॉइल में क्या होता है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, ह्यूमस इंक्रीज होता है। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के कुछ एग्जांपल्स आपको बताते हैं। ठीक है, examples of such waste include paper, curtains, discarded cloths, etc. This should be deposed in green bins. Green bins are garbage cans in which we are supposed to throw biodegradable waste. These discards can be कलेक्टेड लेटर फॉर सेफ डिस्पोजल। ठीक है, तो ये जो बायोडिग्रेडेबल है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, ठीक है, आपके सब फल हैं, ये आपके सब्जियां हैं, ये सब चीज जो है इनको हमेशा हरे रंग का ग्रीन कलर का जो डस्टबिन, जो गवर्नमेंट के द्वारा 2 कलर का डस्टबिन प्रोवाइड किया गया है, एक ग्रीन बिन और एक ब्लू बिन। तो ग्रीन बिन में हमेशा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालना चाहिए ताकि उस ग्रीन बिन के सहारे उस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किसी सेफ जगह पे जाके डिस्चार्ज किया जा सके और वहां की सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज की जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपका ऐसा वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जो डिकम्पोज नहीं किए जाते हैं हमारे माइक्रोब्स के द्वारा सॉइल में, और ये सॉइल को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हद तक क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। तो इस तरह के वेस्ट को हम क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के नाम से जानते हैं। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, ग्लास है, तो ये प्लास्टिक और ग्लास जो है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के क्या हैं, आपके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इनको हमेशा ब्लू बिन में यानी ब्लू डस्टबिन में ही डालना चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट के लोग हैं, म्युनिसिपैलिटी के लोग हैं, इनको पता रहे कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और इसको हमको क्या करना है, किसी दूसरे जगह पे जाकर डिस्चार्ज करना है। Some pesticides and insecticides are also non-biodegradable, so their excessive use can affect the soil badly as these remain in the soil for a long time. हम लोग क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े को ना आने के लिए, घास फूस को ना जमने के लिए हम लोग लैंड में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं, लेकिन ये गलती भूल के भी नहीं करनी चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर के होते हैं और वो माइक्रोब्स के द्वारा इजीली डिकम्पोज नहीं किए जाएंगे और वो लंबे समय तक आपके खेतों में ऐसे ही पड़े रहेंगे, और वो जब तक पड़े रहेंगे आपकी खेत की फर्टिलिटी जो है वो डाउन होते जाएगी, आपकी खेत की जो उर्वरक क्षमता है वो क्या होगी, कम होते जाएगी। चलिए अब हमको क्या करना है, हमको समझना है अपने इस पॉल्यूशन को हम लोग प्रिवेंट कैसे करें, कैसे हम लोग पॉल्यूशन को रिड्यूस करें, कैसे हम लोग पॉल्यूशन को क्या करें से अपना कम करें, बचाएं या खत्म करें। तो अब इसी में जानना है हमको वेज टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग अलग अलग तरीके से अपने पॉल्यूशन को समझेंगे कि हम लोग सॉइल पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे, एयर पॉल्यूशन को, नॉइज पॉल्यूशन को, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन को। तो सबसे पहला है कि एयर पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का बेस्ट उपाय है कि हम लोग जो बात बात पे अपना पर्सनल बाइक, पर्सनल कार निकाल के लेके चल जाते हैं उसको ना कीजिए। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बस ऑटो का जो आपका व्यवस्था है उसका यूज कीजिए और कम से कम एयर को पोल्यूट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका कम से कम फ्यूल जलाओगे या कम से कम एनर्जी कंज्यूम करोगे, ठीक है, तब आपका कम से कम आपका क्या होगा, जो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन या सल्फर है वो प्रोड्यूस होगा, जिससे आपका एयर पॉल्यूशन जो है वो कम होगा। साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने से आप अपने पैसे को भी बचा सकते हो, क्योंकि किराया सस्ता होता है, टिकट सस्ता होता है, जहाँ पे आप महंगे महंगे
बहुत ज़्यादा रुपए का डीजल पेट्रोल अपने कार में अपने बाइक में डलवाओगे, उससे अच्छा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो, फ्यूल बचाओ, पोल्यूशन कम करो और पैसा बचाओ, बहुत ही ज्यादा सेफ होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हमको हमेशा डिफॉरेस्टेशन को क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। पेड़ों की जो बहुत ज्यादा एक ही स्तर पे कटाई होने लगती है, इसको बिल्कुल रोकना चाहिए और उसके जगह पे एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना चाहिए और एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करके समाज के सामने एक पॉजिटिव मैसेज लानी चाहिए कि हमारे डिफॉरेस्टेशन को करने से कितना ज्यादा नुकसान हमारे इंसान को हो सकता है अभी और आगे वाले आने वाले जेनरेशन को भी। ठीक है। चलिए, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो है, इनको जो रिमोट एरियाज हैं जहां लोग बहुत ज्यादा रहते हैं उनको, तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को उस रिमोट एरिया से दूर शिफ्ट कीजिए ताकि उस फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के द्वारा जो खतरनाक स्मोक निकलता है, जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, वो उस सोसाइटी में प्रवेश करके हमारे लोगों को, हमारे सोसाइटी के लोगों को, पीपल को क्या ना कर सके, उनके लंग्स में कोई डिजीज यानी उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी डिजीज को ना जन्म दे सके। ठीक है। चलिए, जो व्हीकल्स है इसको हमेशा अपना चेक कराते रहिए कि ये व्हीकल्स जो है वो कोई हार्मफुल गैस को इमिट नहीं कर रही है, यानी पॉल्यूशन चेक हमेशा अपने व्हीकल्स को कराते रहिए। वेस्ट जो है इसको कभी भी आपका जलाइए मत, जलाने से क्या होगा कि इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बहुत ही खतरनाक आपके गैस निकलेंगे और वो गैस क्या करेंगे, हमारे एयर को जाके पूरी तरीके से क्या करेंगे, पॉल्यूट करने का काम करेंगे। ठीक है। तो ये आपका था कि किस प्रकार से हम एयर को क्या करेंगे, एयर पोल्यूशन को क्या करेंगे, बचाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपने वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करने का, कंट्रोल करने का क्या क्या उपाय है। तो सबसे पहला है कि हमको कभी भी किसी भी तरह की कचरा या पॉइजनस केमिकल को वाटर बॉडीज में थ्रो नहीं करना है। दूसरा, जो इंडस्ट्री के वेस्ट हैं, चाहे जो आपके घर के कचरे हैं, इनको भी कभी भी अपने वाटर बॉडीज में आप डिस्चार्ज ना करें। अगर आपका कोई ऑप्शन नहीं है, अगर वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करना है तो डिस्चार्ज करने से पहले इसको क्या कीजिए, ट्रीट कीजिए। ट्रीट का मतलब होता है कि आपका अगर वो एसिडिक कचरा है तो उसमें बेस डाल के उसको न्यूट्रलाइज कीजिए ताकि आपका जो एसिड जैसा कचरा है वो हमारे वाटर बॉडी में जाके और हमारे एक्वेटिक लाइफ पे कोई दुष्प्रभाव ना डाले। नेक्स्ट है जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स है, जैसे मान लीजिए कि बायोनीम, इसका यूज कीजिए। जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स है, जो केमिकल्स के द्वारा बन के हमारे लेबोरेटरी से आ रहे हैं, उसका इस्तेमाल इन्वायरमेंट में, लैंड में कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जो पुराने आपके नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा गाय का गोबर यानी एनिमल डंग हो गया, जिससे हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, इसका हम लोग क्या करें, इसको हम लोग प्रेफर करें, इस चीज को अपनाएं, वर्मी कंपोस्टिंग करें या कंपोस्टिंग करें और उससे हम लोग मैन्योर बनाएं और उस मैन्योर को अपने खेतों में डाल के और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने खेत को भी फर्टाइल करें और अपने एटमॉस्फेयर के एयर को पॉल्यूट होने से भी क्या करें, बचाएं, वाटर को पॉल्यूट होने से बचाएं। जो फार्मर्स है इनको क्या करना चाहिए, तो फार्मर्स शुड बी मेड अवेयर दैट केमिकल फर्टिलाइजर्स आर हार्मफुल फॉर सॉइल एंड वाटर। किसान लोग को हमेशा एक बात याद रखना चाहिए कि जो ये लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो एयर के लिए और वाटर के लिए, दोनों के लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। हमको प्लास्टिक का यूज कम से कम करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक हमारे वाटर बॉडीज में जाएगा, हमारे वाटर बॉडीज की एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा, या हमारा वाटर बॉडीज अगर किसी पाइप के थ्रू, किसी ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू पास कर रहा होता है तो ये प्लास्टिक क्या करता है, उस ड्रेनेज सिस्टम या उस पाइप के पास जाके ब्लॉकेज करता है। ब्लॉकेज करने से पानी पास नहीं होगा, पानी इकट्ठा होने लगेगा, पानी ओवरफ्लो करेगा, बीमारियां होंगी, बहुत तरह के कीड़े मकोड़े जन्म लेंगे। ठीक है। तो प्लास्टिक गलती से भी किसी भी वाटर बॉडी में, चाहे वो रुका हुआ हो चाहे फ्लो कर रहा हो, किसी भी वाटर बॉडी में प्लास्टिक कभी भी नहीं डालना चाहिए। टेक्निक्स टू रीयूज एंड रिसाइकल वेस्ट शुड बी इम्प्रूव्ड एंड यूज्ड इन एज ए मेनी वेज एज पॉसिबल। ठीक है। टेक्निक जो है कि कैसे हम लोग अपने वेस्ट को रीयूज करके, ठीक है, रिसाइकल करके किस प्रकार से उसको हम फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं, इस टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए ताकि नया बनाने से, आपका पुराना वाला यूज कर लेंगे तो हमारा पॉल्यूशन जो है वो बहुत हद तक बच जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे जो हमारे वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी थे। अब हम बात करेंगे किस प्रकार से हम सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। सॉइल पोल्यूशन को हम किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको करके हम अपने सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है। जैसे हम लोग अपने वाटर पोल्यूशन को किए थे, जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, रीप्रोसेस्ड कर सकते हैं बिफोर इट रिलीजिंग इन लो लाइंग एरिया। जो हम लोग बहुत ही निचले स्तर के एरिया होते हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे भरना होता है उसको, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इस फैक्ट्रीज के वेस्ट को क्या करते हैं, जाके रिलीज करते हैं। तो फैक्ट्रीज को वेस्ट को रिलीज करने से पहले उसको क्या करना होगा, रीप्रोसेस्ड करना होगा, और रीप्रोसेस्ड करके ही लो लाइंग यानी निचले स्तर के, निचले ढलाव के जो एरिया होते हैं वहां पे जाके रिलीज करना होगा। बहुत सारे ट्रीज जो हैं वो क्या करते हैं, हमारे सॉइल पोल्यूशन को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो एफॉरेस्टेशन कीजिए, प्लांट्स लगाइए, ट्रीज लगाइए, जिसके रूट के चलते हमारे सॉइल क्या होते हैं, पकड़े हुए होते हैं, मजबूत होते हैं, और आंधी पानी के आने के बावजूद भी हमारे सॉइल का जो ऊपरी लेयर होता है वो दह के आपका कहीं जाता नहीं है, फिर सॉइल की फर्टिलिटी लूज नहीं होती है। तो एफॉरेस्टेशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने की कोशिश कीजिए, जिससे हमारे सॉइल जो है वो हमारे प्लांट्स या आपके ट्रीज के रूट के चलते पकड़ में रहे और इरोशन ना हो सके। चाहे वो आपका तेज आंधी आए, चाहे वो आपका बाढ़ आए, कभी भी इरोशन नहीं होगा अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्लांट हमारे किसी सॉइल पे, ट्रीज हमारे सॉइल पे खड़े हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि हम लोग नॉइज पोल्यूशन, यानी कि जो ये शोर शराबा से जो पोल्यूशन हो रहा है हमारे एनवायरमेंट के अंदर, तो इस नॉइज पोल्यूशन को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो बहुत सारे आपके ऐसे मशीन हैं जो बहुत हेवी नॉइज को प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे मशीन को डिजाइन करना चाहिए, इस तरीके से मशीन को बनाइए कि वो कम से कम मात्रा में नॉइज को क्या करे, प्रोड्यूस करे। जो आपका लाउड स्पीकर है, ठीक है, ब्लेयरिंग आउट लाउड म्यूजिक एंड पावरफुल स्टीरियो सिस्टम इन कार्स आर ऑलरेडी प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। ठीक है, जो हम लोग का ये संविधान का कानून है उसके द्वारा पहले तो ये कानून बहुत जल्दी आना चाहिए कि हमारे कार में, हमारे आसपास पार्टी फंक्शन में कम से कम साउंड में गाना बजाया जाए, कम से कम साउंड में हमारे म्यूजिक सिस्टम हो, चाहे आपके स्टीरियो सिस्टम हो, इसको क्या किया जाए, प्ले किया जाए। क्योंकि जितना जरूरत है साउंड का उससे काफी ज्यादा साउंड को बजा के और नॉइज को क्या किया जाता है, पॉल्यूट किया जाता है, हमें नॉइज पोल्यूशन होता है। नो हॉर्न जोन शुड बी क्रिएटेड नियर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स etc। जहां जहां हॉस्पिटल है, जहां जहां स्कूल है, वहां पे हम लोग नो हॉर्न जोन यानी एक ऐसा क्षेत्र बनाएं, उस क्षेत्र को हम इसमें घोषित कर दे कि यहाँ पे किसी भी गाड़ी के द्वारा, चाहे वो आपके 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, चाहे बड़ी गाड़ियां हो, उनके द्वारा हॉर्न नहीं बजाना है। क्योंकि हॉर्न बजाने से क्या होगा, वहां नॉइज पोल्यूशन होगा, वहां के बच्चे, वहां के मरीज पे क्या होगा, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। Planting trees and shrubs along roads, hospitals etc. reduces to a considerable extent। रोड के किनारे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्लांटिंग कीजिए, हर्ब्स लगाइए, श्रब्स लगाइए। क्यों? क्योंकि ये आपके प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके हमारे नॉइज पोल्यूशन को बढ़ने से क्या करते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पार्ट 2 जो है वो यहाँ पे पार्ट 2 जो है वो खत्म हुआ, और इस पार्ट 2 में हम लोग अपने सॉइल पोल्यूशन जो बचा था उसको कंप्लीट किए, फिर हम लोग नॉइज पोल्यूशन को कंप्लीट किए। नॉइज पोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद हम लोग अब कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, किसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो एयर पोल्यूशन को, ठीक है, वाटर पोल्यूशन को, सॉइल पोल्यूशन को, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन को, इसके बारे में पढ़ें। फिर हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इसके बारे में भी पढ़ें। और इस तरीके से यहाँ पे आके हम लोग का ये चैप्टर जो है, इसका एक्सप्लेनेशन या कंसेप्ट जो है वो आगे खत्म होता है। अब इसके जो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, जो इसके वर्कशीट्स होंगे, वो आपके इस चैप्टर के स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अब मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर के अगले पार्ट में, यानी कि अगले चैप्टर के पार्ट में। तब तक के लिए, इस बुक के अगले चैप्टर के पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मन लगा के पढ़ाई करिए।